हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। उसमें हम 2 अध्याय कर चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे तीसरा अध्याय जनसंख्या संगठन। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय जनसंख्या संगठन। देखिए, हमारा तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। अब इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि जनसंख्या संगठन, लिंग संगठन, और आगे जैसे कि आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड। तो इस तरीके के इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करें अगर जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो जैसे कि कोई क्षेत्र है, तो किसी क्षेत्र की हमें जनसंख्या का मेजरमेंट करना है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को अगर हम मेजरमेंट करेंगे उसकी बहुत सारी विशेषताओं के आधार पर, फिर उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, जैसे कि व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उसकी जीवन प्रत्याशा के आधार पर। इस तरीके से जब हम उनका कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो उससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वही हमारा जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी कि विभिन्न एक क्षेत्र की जनसंख्या को मेजरमेंट करते समय उसकी विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान करके उसको वर्गीकृत करना, तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब आगे जैसे कि हम इसमें अध्ययन करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या संगठन में। तो किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों की आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बहुत सारी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं भी है, जैसे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। तो इन सब में उसके कुछ भागों में वर्गीकृत करना, वो क्या कहलाता है, बहुत सारी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना जनसंख्या संगठन कहलाता है, जैसे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। अब इसमें ही हम देखेंगे लिंग संगठन क्या होता है। संगठन स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जननांग की विशेषताएं होती हैं। किसी भी देश की महत्वपूर्ण जननांग की विशेषताएं होती हैं। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकल्पित किया जाता है, पर जैसे कि इसका फॉर्मूला ये है, पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या इंटू 1000। जैसे कि हमारे यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी 942 महिलाएं हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में इस सूत्र का प्रयोग करके लिंग अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऐसे ज्ञात की जा सकती है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इस क्षेत्र में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों और भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करते हैं समाप्त हो जाता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। अब देखिए, लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप में विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है।
चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास का कारण है। अब देखो आयु संरचना। आयु संरचना, लिंग संगठन के बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है। अब आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया है। देखिए विस्तारित होती जनसंख्या। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार वाला पिरामिड है। ये दिखाया गया है नाइजीरिया का। इधर पुरुष वाला भाग, इधर स्त्रियों का, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के पिरामिड की रचना करें तो यह भी ऐसा ही दिखाई देगा। अर्थात इसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि यहाँ देखिए कि जो 0 से 4 के बीच का एक जनसंख्या का अनुपात है उसका रेशो इतना है। फिर 5 से 9 के बीच का जो अनुपात है वो इतना दर्शाया गया है। 10 से 14 का इतना दर्शाया गया है, यानी कि पिरामिड के आकार में है, पिरामिड के आकार में है। फिर 15 से 19 का इतना है। और फिर देखिए कि जो 85 प्लस का जाके वो कितना हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। एक जो फैलाव पाया जा रहा है जनसंख्या में वो हम मान सकते हैं कहाँ से, यानी कि ये देख सकते हैं कि 24 से 29 के बीच तक का फैलाव काफ़ी अच्छा है जनसंख्या का, यानी कि पिरामिड के आकार में इसको दर्शाया गया है। अब ये स्थिर जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घाटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यानी कि इसमें क्या है, एक स्थिर जनसंख्या का अनुपात दिखाया गया है। 0 से 4 इतना है, 5 से 9 के बीच इतना है, 10 से 14 के बीच इतना है। फिर ये देखिए 55 से 59 के बीच काफ़ी फैलाव आ गया है। और फिर यहाँ पर 30 से 34 के बीच का जनसंख्या अनुपात काफ़ी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर एक क्या है कि स्थिर जनसंख्या को दर्शाया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घाटी के आकार का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ह्रासमान जनसंख्या। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों की जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला दर्शाने की कोशिश की गई है। क्या है कि ये 5 से 9 इतना फैलाव है, फिर 15 से 19 के लिए इतना फैलाव है। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का स्तर क्या है, एक तरीके से निम्न है, संकीर्ण आधार पर है। तो ये हो गया किसका, जापान का एग्जाम्पल। अब यहाँ देखते हैं कि वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। किसका, बुजुर्ग जनसंख्या का। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। इसको बोलते हैं वृद्ध होती जनसंख्या है। अब ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है।
जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन, आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों, आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कि लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र में वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण जनसंख्या लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। नगरियों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकती है। अब साक्षरता पे बात करते हैं कि जो बहुत जरूरी है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, सिर्फ पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। साक्षरता उसमें आता है। ठीक है। अब व्यावसायिक संरचना, कार्यशील अर्थात 1500 जो हमारी एक कार्यशील जनसंख्या होती है, जो हमारे जीडीपी में भी योगदान करती है, वो 15 से 59 आयु वर्ग के स्त्रियों पुरुषों में मानी जाती है। तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य वर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। ठीक है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं का अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, आदिम का मतलब पुरानी अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। यहाँ पे इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर के, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा मानव विकास, जो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें दिया जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, आयु लिंग संरचना का क्या महत्व है और लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।